लोग जी लेंगे संग ख्वाबों की मस्ती में, ख्वाब जिंदा रहने दो इंसानों की बस्ती में। नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के भोरे भोर के इस एपिसोड में जो थोड़ा हटके है। थोड़ा हटके इसलिए है कि जब पूरे बिहार के लोग टकटकी लगा करके देख रहे होंगे कि कौन मंत्री बना, उनके क्षेत्र का विधायक मंत्री बना या नहीं बना, मंत्री बनने के बाद नीतीश जी क्या बोले, नीतीश जी के चेहरे के भाव कैसे थे, ये संपादक नमन मिश्रा जी देखेंगे, उस पर विश्लेषण करेंगे, पंचनामा करेंगे। मैं आऊंगा शाम में तो खूंटा ठोकूंगा कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इससे पहले एक बात बहुत जरूरी है। ये जरूरी बात भले ही आपके जहन में गुजरती हो, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, पर यह बात यूं ही जाया नहीं किया जा सकता है। एक आंदोलन, और आंदोलन इतिहास है। लोकतंत्र जहां भी होगा आंदोलन होंगे, राजतंत्र में भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन राजतंत्र और लोकतंत्र के आंदोलन में थोड़ी अलग अलग स्थितियां रही हैं। राजतंत्र वाले जो भी आंदोलन होते हैं वो राजा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में आंदोलन आंदोलनकारियों की इच्छा पर होते हैं। जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सब आंदोलन का कोई ना कोई इतिश्री हुआ है, या फिर उसके अंत या तो सुखद परिणाम देते हैं या फिर दुखद परिणाम। सुखद परिणामों की फहरिस्त कम है, लेकिन आंदोलन ने नेता जरूर पैदा कर दिए हैं। हमने आपको कई बार बताया है कि जब भी आंदोलन हुए हैं बिहार की उसमें भूमिका रही है, चाहे वो अंग्रेजों से लड़ाई की आंदोलन हो, शाहजहां सरस्वती का आंदोलन हो, या जो भी आंदोलन रहा हो, जेपी के आंदोलन को आप देख लीजिए। हर आंदोलन के पीछे एक कहानी रही है, एक दर्द रहा है, और वो दर्द अब किसान आंदोलन के रूप में आपके सामने नजर आया है। किसान आंदोलन का ये कोई पहला इतिहास नहीं है, न वर्तमान है और न भविष्य होने जा रहा है। आंदोलन तब हुए हैं जब जब सत्ता ने उस खास वर्ग को किसी कानून और किसी नियम में बांधने का प्रयास किया है। और आप जानते हैं कि पिंजड़े में जब किसी पक्षी को आप रख दें तो उसकी स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी समाप्त हो जाती है। सरकार अपनी सुविधा, अपने संसाधन जुटाने के लिए कानून बनाती है, और ये कानून शायद उन लोगों पे भारी पड़ने लगे तब जब उस कानून को मानने से इनकार करते हैं। किसान आंदोलन ऐसा ही एक आंदोलन बन गया है, और इस आंदोलन में कहीं ना कहीं एक बात तो अब तय नजर आ रही है कि टक्कर शुरू हो चुकी है, और इस टक्कर में आर पार की लड़ाई की स्थिति आ गई है। प्रधानमंत्री की अब एंट्री हो चुकी है, और प्रधानमंत्री ने एंट्री करते हुए एक नए शब्द को ईजाद किया है। जितने भी अब तक के चिंतक रहे हैं, इस देश के कर्णधार रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग तरह से आंदोलन की व्याख्या की है, परिभाषा दिया है, उसका नेतृत्व किया है, उन सब के लिए यह नया शब्द कंठस्थ करने वाला है। आंदोलन जीवी, यही शब्द दिया है प्रधान सेवक ने, जो कि कहा जाता है कि खुद एक आंदोलन से आकर निकल करके आए हैं, और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया है। उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक वो बीजेपी को सत्ता में नहीं लाएंगे तब तक वो चैन की बंसी नहीं बजाएंगे। हम शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन के उस पहलू को, उस अनछुए पहलू को, जिसके होने और न होने के पीछे बहुत सारी बातें और तथ्य तय किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये आंदोलन बहुत ही बेहतर है, और इस आंदोलन से इस देश का विकास हो जाएगा। मैं दो तीन बातें शुरू करके फिर आपको आगे इस आंदोलन की कड़ियों में जोड़ूंगा। पहली बात तो ये कि किसानों का आय दोगुना हो जाएगा। कौन सा आय दोगुना हो जाएगा और किस तरह से दोगुना हो जाएगा? आंदोलन में जो लोग आए हुए हैं उस पर कहा गया था, कई नाम उनके दिए गए थे, लेकिन अब तक उसके प्रमाण नहीं मिले हैं। प्रमाण तो तब भी नहीं मिले हैं जब सत्ता में आने से पहले सत्ता में बैठी पार्टी के नेताओं पर कई तरह के आरोप और खुलासे हुए थे, कई तरह के सबूत इकट्ठे किए गए थे, और कहा गया था कि अगर सरकार बदल गई तो ये सारे लोग जेल में आजीवन रहेंगे, इतना भ्रष्टाचार किया है। लेकिन अभी तक कोई जेल नहीं गया है।
तथ्यों की जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तथ्यों की चर्चा में मैं शुरुआत करता हूं इस कृषि आंदोलन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सबसे पहले शख्स जिस पर हमारा पूरा पूरा अधिकार बनता है, क्योंकि हमारे राज्य के नेता हैं, मुखिया हैं नीतीश कुमार जी। क्या नीतीश कुमार जी ने आत्मसमर्पण कर दिया है केंद्र सरकार के सामने? ये सवाल यहीं छोड़ के जाते हैं, इसका जवाब आप ढूंढिए, तब तक हम आगे की कड़ियों को आप तक लेकर के चलते हैं। सदन में जब किसान आंदोलन की चर्चा हो रही थी तो नीतीश कुमार के जो कमांडर हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा था, नील की खेती की चर्चा की थी और नील की खेती का इतिहास बहुत पुराना है। कुछ तथ्य हमारे पास हैं, इतिहास के पन्नों से हमने जो इकट्ठा किया है उसमें नील की खेती को लेकर के इतिहास बड़ा ही दुखद अनुभव करता है और बड़ा कटु अनुभव है। जिस नील की खेती को वो बता रहे थे और उससे जोड़ रहे थे इस आंदोलन को, जो किसी आंदोलन चल रहा है इस देश में, बड़ा ही इतिहास को अलग ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन खैर, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर नील की खेती करने वाले किसान बहुत संतुष्ट थे तो फिर गांधी जी को आने की जरूरत क्या पड़ी? गांधी जी क्यों आए? सरदार पटेल क्यों आए? क्यों नील की खेती करने वाले किसानों के साथ खड़े हुए? और इस आंदोलन ने, जो कि 1917 में प्रारंभ हुआ, उससे पहले भी आंदोलन हो चुके थे। 1859 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आप समझ लीजिए ना कि 1859 से लगभग 1917 तक, ये 70-80 सालों का जो सफ़र रहा, उसमें कितने दंश झेले होंगे। चर्चा तो आप बहुत कर देते हैं। आपने कह दिया कि मनमोहन सिंह जब ये कानून बनाते थे तो लोग उसके समर्थन में रहते थे, और जब इसी कानून को हमने बनाया तो क्या आप मनमोहन सिंह के रास्ते पर चलना चाहते हैं? प्रधान सेवक जी, आपके साथ भी प्रश्न है और नीतीश कुमार जी आपके साथ भी प्रश्न है, क्योंकि आप साथ में हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे। अगर मनमोहन सिंह के कानून पर ही, मनमोहन सिंह के तरह ही इस देश को चलाना था तो फिर आपकी ज़रूरत क्या थी? सवाल यहीं हम समाप्त नहीं करते हैं, इसके आगे हम चलते हैं। और किसान आंदोलन में जो स्थितियां हैं, जिस तरह से आंदोलन जीवियों से बचकर रहने की बात की जा रही है, उसमें सिर्फ सहजानंद सरस्वती की कुछ बातें हैं जो मैं रखना चाहूँगा। जब 1923 में अखिल भारतीय किसान महासभा का उन्होंने गठन किया, उसका संचालन शुरू किया, तो उन्होंने लिखा था कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा वो कानून बनाएगा। जो अन्न वस्त्र उपजाएगा वो कानून बनाएगा। ये भारत वर्ष उसी का है, अब शासन वही चलाएगा। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो आपके पेट की आग को शांत करे और आपके लाज को ढके, यानी आपको लिबास पहनाए, वही इस देश को चला सकता है। प्रधान सेवक ने कहा था कि मैं झोला उठाऊंगा, चल दूंगा। कब? जब इस देश का आंदोलन करते लोग ध्वस्त हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे। इससे पहले आंदोलन की बहुत सारी कड़ियां हैं। कहा जा रहा है, प्रधान सेवक ने ये बातें कही थी कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पे हूं। कांग्रेस का शासन था जब केंद्र में, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राजनाथ सिंह ने जो कदम उठाए थे, बड़ी सराहनीय कदम थे। उन्होंने कहा था, जब किसान उनके दरवाजे तक पहुंचे बड़ा हुजूम लेकर के, कहा गया कि आपसे मिलने के लिए किसान आए हैं, प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहते हैं। बोले प्रतिनिधिमंडल क्यों मिलेगा? ये सारे लोग मेरे प्रतिनिधि हैं, मेरे घर भगवान आए हैं, अन्नदाता आए हैं। और उन्होंने पूरे सभी लोगों के साथ बैठ करके चर्चा किया, बात किया। एक वो दौर था, एक ये दौर है जिसमें आप आंदोलन जीवियों से बचकर रहने की बात कर रहे हैं, जिस आंदोलन के कारण आप सत्ता में आए हैं। इस आंदोलन का और किसान आंदोलन का इतिहास बहुत बड़ा है। आज किसान पूछता है कि कहां पर करूं सिंगार पिया मोरयान हर। इसके पीछे का कारण जानते हैं आप? किसानों का दर्द,
शायद नहीं देख पा रहे हैं। अब इसके आगे की कहानी कहेंगे। जो सुपर मोदी हैं, जो प्रधान सेवक हैं, उनके नाम का सहारा लेकर के बिहार में एक लंबे समय से सत्ता में काबिज, उन्हीं के अक्स अपने आप को मानने वाले सुशील कुमार मोदी जब यह कहते हैं कि 10 करोड़ लोग प्रधान सेवक की बात मानते हैं, 10 लोग बर्बाद कर रहे हैं इस देश को, क्या आपको नजर आए कि मात्र 10 लोग हैं? क्या आपको नजर आए कि वो 70 और 80 साल के बुजुर्ग, कल भी हमने आपको बताया था, कल हमने स्पष्ट तौर पे आपको बताया था कि 200 से ज्यादा लोग इस आंदोलन में मर खप गए, शहीद हो गए, और कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर लिया। चिट्ठी लिखा अपने पॉकेट में, रखा कि भैया ये आंदोलन की आंच जो है मध्यम नहीं होनी चाहिए। तब भी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। जब सुशील मोदी कहते हैं कि मात्र 10 लोग, तो वहीं इस देश का 130 करोड़ आवाम यह सोचता है कि कहीं ये 10 लोग जिनको किसान आंदोलन का खेवैया कहा जाता है, जिन्हें अलग अलग नामों से खालिस्तानी वगैरह वगैरह और क्या क्या कहा जाता है, उसके उल्टा कहीं वो 10 लोग के लिए ही तो किसान आंदोलन को दबाया नहीं जा रहा है, जो बड़े बड़े श्वेत घर बना रहे हैं, बड़े बड़े शीत घर बना रहे हैं। आखिर ये क्या है? इतने लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कुछ है? प्रधान सेवक को बात करनी चाहिए थी, चीजों को, तथ्यों को रखना चाहिए था। जब केसी त्यागी ये बात कहते हैं, मैं नील की खेती की बात कर रहा था, नील की खेती को लेकर के जिस तरह से इतिहास को बताया गया, उस इतिहास से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, आप खुद बता सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से केसी त्यागी ने ये बातें कही कि इस कानून को लंबे समय तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए, उसी पार्टी से ये भी बातें निकली है। और यही वो 2 तरह की बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार पे सवाल खड़े होते हैं कि क्या कुर्सी के लिए उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। नीतीश कुमार के सबसे करीबी और वर्तमान समय में उनके छोटे भाई उपेंद्र कुशवाहा लगातार 10,000 से ज्यादा किसान चौपाल लगा रहे हैं, जम करके कृषि आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं और इस कृषि आंदोलन की खामियां और कमियां निकाल रहे हैं। किसान, छोटे से लेकर बड़े किसान तक परेशान हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो स्थितियां अब तक हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कहीं उससे मत जुड़ जाएं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक सबसे बड़ा दुखद पहलू यह है कि प्रथम और द्वितीय वर्ष में समस्याएं नहीं होती है, लेकिन उसके बाद जो समस्याएं होती हैं वो जाकर के देख लीजिए श्रीनगर में, जाकर के देख लीजिए उत्तराखंड में, जो फल उगाने वाले खेत हैं, किसान हैं, उनका दंश आप देख लीजिए। टमाटर उगाने वाले हैं, उनका दंश देख लीजिए। आलू उगाने वाले हैं, उनका दंश देख लीजिए। बहुत सारी चिप्स कंपनियां जो हैं, जो आलू के खेती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कराती है, पहले तो बहुत सब कुछ अच्छा था, लेकिन बाद में अपने ही दिए हुए बीज, अपने ही उगाए हुए आलू पर उसने कई तरह के आरोप लगाते हुए, दोष निकालते हुए, और जो आलू 10 रुपए खरीदना था उसे 1 रुपए भी नहीं खरीद रही है, और लोग किसान सड़क पे फेंक करके उसे कुचलने के लिए मजबूर हैं। क्या आप इस तरह का देश चाहते हैं? इस देश के किसान ही एकमात्र बचे हुए हैं, बाकी तो सब कुछ आपने लगा दिया है बोली पे। आपने कहा था कि मैं ऐसे राज्य से आता हूं जहां व्यवसाय होते हैं, मुझे व्यवसाय के गुर पता हैं। आपने यह भी कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन देश के जितने भी सरकारी संस्थान हैं सभी की बोलियां लगने लगी हैं। आंदोलन की मैं बात कर रहा था, जब 1918 में खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ तब मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन को यूपी के किसानों के साथ जम करके सहारा दिया और यह आंदोलन अपनी सफलता को प्राप्त हुआ। यूपी के हरदोई में, बहराइच में, सीतापुर में लगान वृद्धि को लेकर के किया गया यह आंदोलन बिल्कुल सफल रहा और इस आंदोलन ने एक नए तरह की इतिहास लिखी। यह आंदोलन और मदन मोहन मालवीय कौन थे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें हम भोपाल में, केरल के मालाबार में, तो 1920 में यहां जो आंदोलन हुए थे उस आंदोलन को दबाने के लिए
एक बड़ी चाल चली गई थी और यह चाल थी कहीं ना कहीं इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़ देने का, और वही हुआ। इस आंदोलन का अंत बड़ा ही भयावह हुआ। कूका विद्रोह हुआ। इसमें कई आंदोलनकारी किसान नेता 1872 में किसानों के साथ खड़े हुए और इस आंदोलन ने भी एक बड़ा स्वरूप लिया और अंततः किसानों की जीत हुई थी। 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ, जो कि बिहार में लगान की ऊंची दर वृद्धि को लेकर के हुआ था, और इस आंदोलन में खास करके आदिवासी समाज जो खेतों में काम करते थे, जिनके बंजर खेत थे, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने खेतों को उपजाऊ बनाया था, उनके लगान देने की स्थिति नहीं थी, वो किसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे, उन्होंने आंदोलन किया और उनकी भी जीत हुई। अंततः भावनाएं काम कर गई, आंदोलन सफल रहा। उसी तरह से यह आंदोलन हो रहा है। आंदोलन करने वाले लोग जो देश के राजधानी के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और सरकार कटीले तार लगा करके उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, उनका पानी और उनके जो मूल आवश्यकताएं हैं उसे बंद कर रही है। ये जो नया शब्द आंदोलन जीवियों से सावधान रहने की इजाद की गई है, क्या इस देश में अब आंदोलन करना गुनाह हो गया है? नीतीश जी ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि यदि आप आंदोलन करते हैं, आप पर किसी तरह का कोई आरोप लगता है, केस होता है या फिर एफआईआर भी दर्ज हो जाता है, तो अब न तो सरकार के किसी तरह काम में दखल अंदाजी कर सकते हैं, या आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी ठेके मिलेंगे। यानी कि यहां तो फरमान जारी हो गए हैं, और यह फरमान जारी होना स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जो बातें कह रहे हैं, वो बातें स्पष्ट तौर पे इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो कुछ भी फैसले कर रही है वो पहले राज्यों से लगवा रही है, और इसी को लेकर के ये पूरी कवायद आगे बढ़ रही है। बात करते हैं, हमने शुरुआत किया था आपको स्वामी सहजानंद के उस लाइन से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा वही राज करेगा, वही उस देश को चलाएगा। लेकिन शायद ऐसा नहीं नजर आता है। चंपारण के किसान आंदोलन से लेकर देश की शीर्ष संस्था जहां सदन बैठती है, दिल्ली के इर्द गिर्द किसानों का आंदोलन इस इतिहास को रचता है, इतिहास को बताता है, और यह कह रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार 80% लोगों के बदले 0.01% लोगों की बात मान रही है, और इस बात को खुल करके विपक्ष बोल रहा है। लेकिन सत्ता में बैठे लोग, चंद लोग जो हैं, वो इस देश की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। अन्ना के आंदोलन में भी ऐसा ही हुआ था। मैं और बहुत दूर नहीं जाऊंगा, मैं छोटी सी चीज दिखाऊंगा, इसलिए कि युवा पीढ़ी इस बात को बेहतर समझ सकती है। युवा पीढ़ी ने नहीं देखा है नील की खेती कैसे हुई थी, वो किताबों में पढ़ते हैं, और जो उन्हें पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है, वही वो जानते हैं। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रही है, जिसकी चर्चाएं आपने देखा होगा कि एक देश के बड़े पत्रकार रवीश कुमार लगातार ये कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आज के समय में लोगों को किस रास्ते पर ले जाना चाहती है, ये किसी को पता नहीं है। स्थितियां ऐसी हैं कि ये देश और इस देश के लोग किसान आंदोलन से जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन तथ्यों की कमी है। उन तथ्यों को क्या नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी से ऊपर समझते हैं? इस देश को अपनी कुर्सी से ऊपर समझते हैं? क्या आत्मसमर्पण की स्थिति से वो बाहर निकल जाएंगे? क्या उनके अंतरात्मा ने उनको झकझोड़ा नहीं है? एक तरफ जहां बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा होगा, वहीं नीतीश कुमार के चेहरे को आप भी कैमरे की नजर से जरूर देखिएगा। क्या उनके चेहरे संतुष्ट हैं? उनके चेहरे पर वो मंद मीठी सी मुस्कान है या फिर कुटिल मुस्कान है? क्योंकि अधिकांश लोगों का कहना यह है कि यह मंत्रिमंडल का विस्तार और नीतीश कुमार की सरकार का एक अलग दिशा में जाना और बिहार को फिर से एक बार बैकफुट पर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खींचतान शुरू हो जाएगी। 44 विभागों में बंदरबाट होगा, और फिर जिन लोगों को सत्ता में आने का मौका मिला है वो क्या फैसले करते हैं? क्या किसान आंदोलन असंवैधानिक है? क्या ये राजनीति से प्रेरित है? क्या सड़क पे पिछले 70 दिनों से भी ज्यादा समय से बैठे, ठंड, गर्मी, बरसात,
हर तरह की समस्याओं को झेलते हुए 80 साल के बुजुर्ग से लेकर के 8 साल के बच्चे तक इसलिए बैठे हैं कि वो किसी राजनीति का हिस्सा हैं। बहुत सारी बातें हैं। ये इस देश का कानून क्या कहना चाह रहा है कोई नहीं समझ पा रहा है। समझने वाले चंद लोग हो सकते हैं। जो सदन में 543 लोग बैठे हुए हैं और बिहार में 243 लोग हैं, उन पर एक बड़ी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को कैसे निर्वाह करते हैं और कैसे इस देश के सबसे बड़े वर्ग, सबसे बड़े कुनबे के साथ खड़े होते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। और ख़ास करके ये प्रश्न नीतीश जी के लिए सबसे बड़ा है। अगर आपने आत्मसमर्पण नहीं किया है तो आत्मसम्मान की बात करें। और आप भी कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ। जब निवाला मुंह के अंदर जाता है तो याद जरूर कीजिएगा कि आपका वो भाई जिसने इस निवाले को आप तक पहुँचाया है, वो कहीं सड़क पर बैठा हुआ है और वो आपके इंतज़ार में है कि आप उसके हक की बात करें। यही विश्राम देता हूँ, फिर कल मिलूँगा। आपकी बातों को जानने और समझने की बड़ी इच्छा है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।